ताराद्वार हाई स्कूल के युद्ध प्रशिक्षण कक्ष में दोपहर का समय था। मेरी नज़रें मेरी ओर तेजी से आ रहे आग के गोलों पर टिकी थीं। जैसे ही वे मेरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटी डोमेन की सीमा में आए, वे फिर से जम गए। अगले ही पल वे दो विशाल आग के गोले हवा में बिखर गए, मानो कोई दृश्य बार बार दोहराया जा रहा हो। बाहर खड़े जादू सीखने वाले छात्र हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। नकुल स्तब्ध खड़ा था, उसे अब एहसास हो रहा था कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना उसने सोचा था। उसने मुझे कभी अपने सामने कोई मंत्र पढ़ते नहीं देखा था। नकुल का चेहरा अब बेहद गंभीर हो गया था, जबकि मेरा चेहरा शांत था। किसी के लिए भी ये पढ़ पाना नामुमकिन था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वातावरण में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने धीमे स्वर में खुद से कहा, मुझे लगता है कि अब वह आमने सामने की लड़ाई क्लोज कॉम्बैट के लिए आगे बढ़ेगा। नकुल के पास आग के गोलों के अलावा कोई अन्य आक्रामक मंत्र नहीं था। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मुझे हराने के लिए उसे मेरे करीब आना ही पड़ेगा। बाहर की तरफ खड़े फ्रीमन नवल ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्र। वहां मौजूद किसी को भी उस सूक्ष्म जादू का रहस्य समझ नहीं आ रहा था। इससे ये स्पष्ट होता था कि इस दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी दुर्लभ है। एक युद्ध प्रशिक्षक के तौर पर उन्हें समझने में कुछ मिनट लगे, इसलिए वे छात्रों की अज्ञानता की आलोचना नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने ये शब्द कहा तो सभी की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। सभी ने देखा था कि मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, फिर शिक्षक ऐसा क्यों कह रहे थे? वीना ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, क्या ये कोई मूक मंत्र साइलेंट स्पेल है? फरहान ने तुरंत टोका, असंभव। वीना, क्या तुम पागल हो गई हो? वीना गुस्से में पैर पटक कर रह गई। उसे पता था कि दूसरों को उसकी बात नामुमकिन लग रही है, लेकिन निर्णय शिक्षक को करना था। वीना को कोई जवाब न देते देख फरहान का चेहरा बिगड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, ये हमेशा की तरह घमंडी है, बस थोड़ा और शक्तिशाली हो जाने दूं, फिर देखूंगा। फ्रीमन नवल ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि युद्ध के मंच पर नकुल ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। जैसे ही शिक्षक की नज़रें मंच पर टिकी, बाकी सभी का ध्यान भी वहीं चला गया। मंच के अंदर नकुल ने मंत्र पढ़ा, अग्निपंख। उसके पीछे पक्षी जैसे दो पंख उभर आए और अगले ही पल वह उड़कर मेरी ओर बढ़ा। पंखों की फड़फड़ाहट के साथ नकुल बेहद तेजी से आगे बढ़ा। मैंने पंखों को देखते हुए फुसफुसाया, अद्भुत। इन तत्व जादूगरों एलिमेंटल विज़र्ड्स के पास अन्य लोगों की तुलना में मंत्रों की विस्तृत श्रृंखला होती है। पंखों की प्रशंसा करने के बाद मैंने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश की। किसी को नहीं पता था, लेकिन क्षेत्र को स्थिर रखने के लिए मेरी ऊर्जा माना धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सकता था। सबसे अच्छा यही था कि जैसे ही वह क्षेत्र के अंदर आए, उसे हरा दिया जाए। बाहर खड़ा हर व्यक्ति इस द्वंद्व को गौर से देख रहा था। जैसे ही नकुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर आया, उस पर किसी विशाल पहाड़ जैसा वजन पड़ गया। नकुल अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाया और सीधे जमीन पर आ गिरा। उसके चेहरे का सीधा जमीन से टकराव हुआ और अगले ही पल वह बेहोश हो गया। प्रभाव इतना गहरा था कि उसके पंख भी हवा में गायब हो गए। मैंने तुरंत मंत्र को निष्क्रिय कर दिया। यह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। मुझे लगा कि यहाँ के जादूगरों के पास दो तरह के मंत्र होते हैं, जिनमें से अधिकतर एक आयामी वन डायमेंशनल होते हैं। लेकिन मेरी शक्ति अलग थी। मैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग हमले और बचाव दोनों के लिए कर सकता था। भीड़ में से आवाजें आई, ऐसा कैसे हुआ? गरुड़ ने बिना हाथ हिलाए नकुल को हरा दिया। हाँ, मैंने नकुल को हरा दिया था। सबको यह एहसास हो गया था। फरहान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसमें वाकई दम है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जादूगरों को भी हकीकत का सामना करना पड़ा। भारत ने पहली बार अपनी आंखें खोलकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी थी। उसने खुद से कहा, गुरुत्वाकर्षण, इस तरह की शक्ति का होना वाकई एक वरदान है। सामान्य जादूगरों के विपरीत भारत को जलन नहीं हो रही थी। वह शिखर पर था और मैं अभी शुरुआत कर रहा था, इसलिए उसकी नज़र में मैं अभी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसे लगा कि अगले साल तक मैं शायद शिखर तक पहुंच जाऊं,
तब तक कई लोग यहाँ से स्नातक हो चुके होंगे। ये सोच अन्य शीर्ष जादूगरों की भी थी। जब उन्होंने देखा कि नकुल पूरी तरह बेहोश है और उठने की कोई उम्मीद नहीं है, तो सभी समझ गए कि इस मुकाबले का विजेता मैं हूँ। अब किसी के चेहरे पर तिरस्कार नहीं था। कुछ लोग ईर्ष्या से देख रहे थे, तो कुछ घृणा से। वे छात्र जो 25वीं से 30वीं रैंक के बीच थे, वे घृणा से देख रहे थे। वे जानते थे कि कुछ ही समय में मैं उनकी जगह लेने वाला हूँ। लव और उसकी टीम के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ बहुत बुरा देख लिया हो। ऋचा को पहले ही इस परिणाम का अंदाजा था, लेकिन फिर भी ये देखकर कि वे मेरी शक्ति के आसपास भी नहीं हैं, वह हताश होकर अपने होंठ चबाने लगी। उसे डर था कि अगर मैंने पुरानी बात का बदला लिया तो क्या होगा। उसने लव की ओर मुड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने बीच में ही रोक दिया। अगर वह कुछ भी बोलती, तो शिक्षक सुन सकते थे। विक्रम ने ऋचा के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, शिक्षक को देखो। ऋचा को बात समझ आ गई और उसने राहत की सांस ली। अर्जुन ने भी सहमति में सिर हिलाया और सब चुप हो गए। फ्रीमन नवल ने अपने मानसिक तरीके से चांदी के मंत्र घेरे सिल्वर रूनक डोम को निष्क्रिय कर दिया। जैसे ही घेरा सामान्य हुआ, सभी को नकुल और मेरी स्थिति साफ दिखने लगी। फ्रीमन नवल ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है। नकुल के बेहोश शरीर को देखकर उन्होंने किसी को उसे ले जाने का इशारा किया। फिर मेरी ओर देखते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गरुड़ इस द्वंद्व का विजेता है। उन्होंने मुझे बाहर आने का इशारा किया ताकि अगले प्रतियोगी चुनौती दे सकें। मैंने मन ही मन कहा, आखिरकार बिना पसीना बहाए मैंने जीत हासिल कर ली। शिक्षक की बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और मंच से बाहर निकलकर लखन की ओर बढ़ा। मुझे अपनी ओर आते देख लखन मुस्कुराया। गरुड़, मुझे लगा था तुम इसे बहुत देर तक खींचोगे, लखन ने कहा। मैंने बस एक छोटी सी हंसी दी। मैंने महसूस किया कि अब सभी की निगाहें मुझ पर थीं, लेकिन इस बार घृणा के बजाय दिलचस्पी के साथ। मैंने सफलतापूर्वक सभी का ध्यान खींच लिया था। मुझे उम्मीद थी कि वे लोग जल्द ही मुझसे संपर्क करेंगे। फ्रीमन नवल ने सबको देखा। नकुल का इलाज उसके सहपाठी कर रहे थे। उन्होंने सबका मुआयना किया और पूछा, ठीक है, दूसरा मुकाबला कौन करने के लिए तैयार है। एक पल के लिए सब भूल गए कि यह एक रैंकिंग मुकाबला है। सब अभी भी मेरी जीत के रहस्य में डूबे थे। फरहान ने शिक्षक से पूछा, सर, क्या आप समझा सकते हैं गरुड़ ने ये कैसे जीता। बाकी छात्रों ने भी सहमति जताई। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, अगर चांदी के घेरे विवरणों को छिपा लेते हैं, तो ये दूसरों के लिए द्वंद्व लड़ने का एक निष्पक्ष मौका है। लखन के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान थी। उसे पता था कि अब से उसका दोस्त गरुड़ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। पुलिस मुख्यालय, लाल शहर के क्लिनिक में सन्नाटा था। जादूगर मिहिर, कप्तान तेजस के शरीर का परीक्षण कर रहे थे। उस वर्जित जहर ने तेजस के शरीर में अपनी जड़ें गहरी कर ली थीं। मिहिर ने अपनी उंगलियां तेजस की नब्ज पर रखीं और एक मंत्र बुदबुदाया। उनकी उंगलियों से ऊर्जा की एक लहर निकली और कप्तान की नसों में प्रवेश कर गई। मिहिर ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके शरीर के अंदर की स्थिति देखी। खून का लाल रंग पूरी तरह से उस जहर से संदूषित होकर बैंगनी रंग के तरल में बदल चुका था। जैसे ही मिहिर की हरे रंग की हीलिंग मैजिक उस बैंगनी तरल से टकराई, वह तुरंत बेअसर होकर गायब हो गई। मिहिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह इतना तेज था कि प्रतिरोध का कोई मौका ही नहीं था। उनकी लेवल 4 की हीलिंग शक्ति अगले ही पल बिखर गई। भयानक, मिहिर बुदबुदाए। उनके मन में उलझन थी, हम दोनों लेवल 4 के जादूगर हैं, फिर मेरी हीलिंग मैजिक इस पर काम क्यों नहीं कर रही। वे अपनी मुट्ठियां भींचकर रह गए। इससे पहले उन्होंने खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। जिस जहर को वे एक चुनौतीपूर्ण प्रयोग समझ रहे थे, वह हर बीतते पल के साथ जानलेवा होता जा रहा था। ये तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक कि यह पूरी तरह से जादू की कोशिकाओं को खत्म न कर दे। मिहिर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। रक्त की स्थिति सुधारने का कोई रास्ता न देख उन्होंने अपना ध्यान तेजस के मन कोर माना को क्षेत्र पर केंद्रित किया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने हृदय की सुरक्षा के लिए एक कवच बनाया था। उन्होंने फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराया।
उनकी जादुई ऊर्जा सीधे मन कोर के क्षेत्र में पहुंची। सुरक्षा कवच के बाहरी हिस्से पर बैंगनी रंग की ऊर्जा के निशान थे। कवच पर दरारें पड़ चुकी थीं। मिहिर का चेहरा गंभीर हो गया। जो सुरक्षा उन्होंने एक हफ्ते के लिए सोची थी, वह अब 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाली थी। उन्होंने सोचा कि क्या वे कवच पर एक और सुरक्षा मंत्र डाल सकते हैं, लेकिन तुरंत अपना विचार बदल दिया। अगर उन्होंने ऐसा किया तो कवच पूरी तरह से टूट जाएगा और तेजस की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कोई जोखिम न लेने का फैसला किया। अब उनके पास विभाग प्रमुख विमल को सूचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिहिर ने अपने सहायकों की ओर मुड़कर कहा, इन्हें और कोई दवा न दें। अगर इनकी प्रतिक्रिया बढ़ती है तो मुझे तुरंत सूचित करें। वे वहां से निकलकर सीधे छठे तल की ओर बढ़े। अमन और उसकी टीम ने आज ही तेजस की स्थिति देखी थी, लेकिन उन्हें इस ताज़ा अपडेट के बारे में जानकारी नहीं थी। छठे तल पर पहुंचकर मिहिर सीधे विभाग प्रमुख के केबिन के सामने रुके। दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया। विमल अपनी मेज़ के पीछे बैठे काम कर रहे थे। मिहिर को देखते ही उन्होंने काम रोक दिया। मिहिर, अंदर आइए और बैठिए, विमल ने गंभीर स्वर में कहा। उनका मिजाज भी आज ठीक नहीं लग रहा था। मिहिर बैठ गए। विमल ने पूछा, मामला काफ़ी गंभीर है ना? वरना आप इस तरह यहाँ नहीं आते। मिहिर ने लंबी सांस ली। स्थिति बिगड़ रही है और अब यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। 2-3 दिनों के भीतर वह वर्जित जहर उनके मन कोर तक पहुंच जाएगा। विमल की पीठ अकड़ गई। उन्होंने पूछा, कैसे? मैंने जहर को करीब से देखा है। मेरी हीलिंग मैजिक भी इसके सामने टिक नहीं पा रही है, मिहिर ने उत्तर दिया। विमल ने गुस्से में अपने दांत पीसे। अगर मिहिर वहां न होते तो वे मेज पर मुक्का मार देते। उन्होंने पूछा, क्या आप उनके हृदय कवच को और मजबूत नहीं कर सकते, ताकि हमें कुछ और दिन मिल सकें? मिहिर ने तुरंत इनकार कर दिया। जैसा मैंने पहले कहा, इसका उल्टा असर हो सकता है। फिलहाल मैं कवच को छूना नहीं चाहता। विमल ने समझदारी दिखाई और सिर हिलाया। वे मिहिर की क्षमता को जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मिहिर जाने लगे तो उन्होंने पूछा, विभाग प्रमुख, क्या मुझे लेवल 5 की टीम के बारे में कुछ पता चल सकता है? विमल ने निराशा में सिर हिलाया। मैंने मदद के लिए लोगों से अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। चूंकि आपने मुझे स्थिति की गंभीरता बता दी है, इसलिए मैंने खुद ही इलाज खोजने का फैसला किया है। मिहिर की आंखों में एक चमक आई। वे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि विमल व्यक्तिगत रूप से इस काम को अपने हाथ में लेंगे। मिहिर के जाने के बाद विमल ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक स्क्रॉल निकाला। ये जानकारी लेवल 4 के जहरीले जादूगर जवाहर ने लिखी थी। जवाहर ने लीलाधर के ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन वह जानकारी गुमनाम थी। विमल सोच में पड़ गए। इस संदेश के पीछे कौन है? क्या हमारे अलावा कोई और भी इस मामले पर काम कर रहा है? विमल को समझ नहीं आ रहा था कि जानकारी सही है या गलत, लेकिन उनके पास समय कम था। उन्होंने शहर का नाम पढ़ा। यह एक आबादी वाला शहर था जहां जादूगरों से संबंधित अपराधों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। विमल को लगा कि इस जानकारी में कुछ सच्चाई हो सकती है। उनके पास कोई और योजना नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस जानकारी पर दांव लगाने का फैसला किया। उन्होंने स्क्रॉल को वापस ब्रेसलेट में रखा और आगे की तैयारी में जुट गए। तारा द्वार हाई स्कूल का युद्ध प्रशिक्षण कक्ष। युद्ध प्रशिक्षक फ्रीमन नवल ने गंभीर चेहरे के साथ छात्रों की ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम सब पिछली लड़ाई के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन याद रखो, हर जादूगर के पास जीतने के लिए अपना एक तुरुप का इक्का होता है। क्या तुम वाकई उम्मीद करते हो कि कोई तुम्हें अपनी तरकीबें बता देगा? शिक्षक की बात सुनकर छात्र शांत हो गए। किसी में और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। फरहान ने मन ही मन सोचा, तुरुप का इक्का, जब उसका सामना मुझसे होगा तो मैं उसे हरा दूंगा। वह गरुड़ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को देखकर ईर्ष्या से भरा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि जन्मजात शक्तियों को बदला नहीं जा सकता। फ्रीमन नवल ने सबका ध्यान भटकता देख कहा, ठीक है, बहुत बातें हो गईं। अगले दावेदार मंच पर आ सकते हैं।
छात्रों की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। ये रैंकिंग चुनौती थी, इसलिए हर कोई अपने संभावित प्रतिद्वंद्वी को देख रहा था। टॉप 10 को छोड़कर बाकी रैंकिंग में अक्सर बदलाव होते रहते थे। उस समय गरुड़ और लखन के पास 2 छात्र फुसफुसा रहे थे। हरीश ने प्रतीक की बात मानते हुए कहा, वह बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लग रहा। हरीश के लिए 24वीं या 25वीं रैंक कोई मायने नहीं रखती थी। वह तभी चुनौती देता था जब उसे लगता कि वह अपने से 2-3 रैंक ऊपर वालों को हरा सकता है। प्रतीक का ध्यान उन छात्रों पर था जो मंच से दूर खड़े थे, वे सभी टॉप रैंकर्स थे। तभी छात्रों की भीड़ से एक और लड़का निकलकर मंच की ओर बढ़ा। उसे देखते ही बाकी छात्र हंसने लगे। फरहान ने उसे देखकर उपहास किया, हा हा हा, एक और सर्कस का जोकर आ गया। उसे केवल अपने स्तर के जादूगरों के बीच मुकाबला देखना पसंद था, लेकिन ऐसे औसत जादूगर ही बार बार चुनौती मंच का उपयोग करते थे। उसने मंच से नज़रें हटाकर वीना की ओर देखा, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। फरहान मन ही मन उसे चुनौती देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी। मंच के अंदर उस दुबले पतले लड़के ने चुनौती पेश की, मैं लक्ष्य, रैंक 31 वायु तत्व जादूगर, लखन को द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूँ। ये सुनते ही सबके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। सबको लखन की शक्तियों के बारे में पता था। ऋचा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इस बार वह मोटा लखन गरुड़ की सुरक्षा के भरोसे नहीं बच पाएगा। लव ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने उसे पहले अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते देखा है? ऋचा हंसते हुए बोली, वह तो बस एक साइडकिक सहायक है। मैंने उसे कभी अपनी शक्ति का उपयोग करते नहीं देखा। विक्रम अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बोला, मुझे शर्त लगा लो, आज के बाद कोई उसके पास खड़ा नहीं होना चाहेगा। फरहान ने स्तब्ध होकर कहा, गैस वाला जादू, ये कैसी अजीब शक्ति है? लखन को इस चुनौती पर कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि गरुड़ ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। उसने गरुड़ की ओर मुड़कर कहा, गरुड़ भाई, मैं अब इसका सामना करने जा रहा हूँ। आज के बाद यह मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। गरुड़ ने लखन को जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, बेचारा, अपनी ताकत साबित करने में उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसे लखन की शक्ति के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उसे लखन के दिमाग पर भरोसा था। गरुड़ ने मन में कहा, सिस्टम, लक्ष्य की स्थिति की जांच करो। सिस्टम की आवाज़ गूंजी। स्थिति पैनल, नाम लक्ष्य, जादुई शक्ति वायु, जादूगर स्तर लेवल 1 सीमित, प्रतिभा मध्यम, रंग हल्का हरा, शक्ति 13, गति 13, सहन शक्ति 14, जीवन शक्ति 12, बुद्धिमत्ता 11, आत्मा शक्ति 11, संविधान 11, मन शक्ति 11, कोर स्थिति 14%, मंत्र 1, वायु प्रहार 2, वायु वेग, मानसिक प्रणाली वेतवर्थ वायु शैली उन्नत ग्रेड। गरुड़ ने डेटा पढ़ा और निश्चिंत हो गया। लक्ष्य के पास उन्नत मानसिक प्रणाली थी, जो नकुल से बेहतर थी, लेकिन उसके आंकड़े कम थे, शायद वह अभी नया था। तभी फ्रीमन नवल ने डोम स्क्रीन को सक्रिय किया। जैसे ही लखन मंच के अंदर पहुंचा, चांदी का घेरा पूरी तरह से बंद हो गया और द्वंद्व शुरू हो गया। लक्ष्य ने अपने सामने खड़े लखन को गौर से देखा। उसे भरोसा था कि वह लखन को आसानी से हरा देगा। दूसरी ओर लखन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली लड़ाई इतनी अजीब परिस्थितियों में होगी। चांदी के सुरक्षा घेरे ने मंच को पूरी तरह से ढक लिया। फ्रीमन नवल के संकेत मिलते ही लक्ष्य ने अपने हाथ फैलाए और उसकी हथेलियों में वायु की तेज धार विंड ब्लेड्स चमकने लगी। देखते ही देखते हवा में हल्के हरे रंग की तीखी वायु तरंगें बन गईं। लक्ष्य ने निशाना साधकर लखन की ओर प्रहार किया। वायु की वह धार बिजली की गति से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी। लक्ष्य की नज़रें लखन पर टिकी थीं। वह देखना चाहता था कि लखन के पास क्या दांव हैं। उसे पूरा यकीन था कि लखन गरुड़ जितना शक्तिशाली नहीं है। लखन ने वायु की धार को अपनी ओर आते देख उसे चकमा देने का फैसला किया। वह जानता था कि लेवल 1 के जादूगरों के पास केवल 2 मंत्र होते हैं। चूंकि लखन ने पहला मंत्र देख लिया था, इसलिए उसने लक्ष्य को अपना दूसरा मंत्र इस्तेमाल करने का मौका देने की सोची। जैसे ही वायु की धार उसके करीब पहुंची,
लखन ने एक तरफ झुककर उसे बचा लिया। लखन ने मन ही मन कहा, उम्मीद से अधिक तेज है, पर मुझे किसी तरह जीतना होगा। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि अपनी जादुई शक्ति का उपयोग न करे। अपनी उस अजीब शक्ति को सबके सामने लाना काफी शर्मनाक होगा। लखन ने निराशा में अपने दांत पीसे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब तक वह अंत तक नहीं पहुंचता, वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहता था। स्थिति स्पष्ट होते ही उसका तनाव कम हो गया। लखन को हमला टालते देख लक्ष्य के माथे पर बल पड़ गए। उसे समझ आ गया कि आमने सामने की लड़ाई, क्लोज कॉम्बैट में ही वह अपने हमले सटीक तरीके से कर पाएगा। उसने बिना सोचे अपना दूसरा मंत्र इस्तेमाल किया। उसके पैरों में जादुई जूतों की एक छवि उभर आई। अगले ही पल वह हवा को चीरता हुआ लखन के करीब पहुंच गया। लक्ष्य ने वायु की धार का उपयोग करने के बजाय अपने मुक्कों से उसकी ताकत आजमाने का फैसला किया। लखन दंग रह गया। धत्तेरे की, इस आदमी की गति तो बहुत तेज है। लखन ने महसूस किया कि लक्ष्य की प्राकृतिक वायु शक्ति उसकी गति में सहायता कर रही थी। कुछ ही कदमों में लक्ष्य उसके सामने था। लखन को स्थिर खड़ा देख लक्ष्य मुस्कुराया और उसने लखन पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। लखन ने बचाव के लिए तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया। धड़ाम! लक्ष्य का मुक्का लखन के हाथ पर लगा। प्रभाव के कारण लखन कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन उसे अपने हाथ में जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। लखन को एक अजीब सी मुस्कान के साथ एहसास हुआ, यह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना मैंने सोचा था। इस एहसास ने लखन का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। अपनी अजीब जादुई शक्ति का उपयोग किए बिना भी वह लक्ष्य का मुकाबला कर सकता था। मंच के बाहर खड़े सभी छात्र इस द्वंद्व को देख रहे थे। जब लक्ष्य ने अपने सिग्नेचर वायुधार वाले मंत्र का उपयोग किया, तो कई लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि लखन क्या करेगा। वह बस एक तरफ हटकर हमले को टाल देता है। कुछ लोगों को ये भी समझ आ गया कि उन दोनों की जादुई शक्ति वायु तत्व से संबंधित है। लक्ष्य की जादूगरी शुद्ध वायु तत्व की थी, जबकि लखन की शक्ति परिवर्तित म्यूटेटेड थी। हालांकि वह शर्मनाक और अजीब थी, लेकिन फिर भी वह वायु जादू की श्रेणी में ही आती थी। जल्द ही, जब दोनों आमने सामने की लड़ाई में उलझ गए, तो दर्शकों की प्रतिक्रिया बोरियत में बदल गई। उन्हें लगा था कि उन्हें कुछ मनोरंजक देखने को मिलेगा, लेकिन ये लड़ाई उतनी रोमांचक नहीं थी। मंच से दूर खड़े गरुड़ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मुझे पता था कि इन दोनों की क्षमताओं को देखते हुए ये लड़ाई पहले से ही तय थी। अगर वे दोनों इसी तरह लड़ते रहे, तो लक्ष्य की ऊर्जा माना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अंत में लखन उसे पीछे धकेल देगा। लखन के शांत चेहरे को देखकर मुझे लगा कि उसकी ताकत बढ़ रही है। हो सकता है कि वह अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किए बिना ही जीत जाए। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने उस दिशा में देखा। ये कौन है? मैंने खुद से पूछा। दो लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपना ध्यान वापस लड़ाई की ओर लगा लिया। गरुड़ को लड़ाई देखते हुए प्रतीक ने अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अगला मुकाबला उसे चुनौती देने वाले हो? हरीश की आंखों में चमक आई। उसे इस समय ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। कल ही उन्होंने इस बारे में बात की थी, लेकिन आज हरीश की राय थोड़ी बदल गई थी। उसे गरुड़ से लड़ने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से अभी 5 जादूगर उससे नीचे थे। तो वह उन लोगों को चुनौती क्यों न दे? हरीश को चुप देख प्रतीक ने फिर पूछा, क्या हुआ? हरीश ने सिर हिलाया, उन निचले स्तर के जादूगरों को खुद को परखने दो। मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? ये कहकर उसने फिर से गरुड़ की ओर देखा। प्रतीक ने सहमति में सिर हिलाया, खैर, ये द्वंद्व बहुत उबाऊ हैं। हमें तैयार रहना चाहिए अगर कोई हमें चुनौती दे। क्या वे मुझे चुनौती देने की योजना बना रहे हैं? मैंने मन ही मन सोचा। दिलचस्प, चलो इन दोनों का विवरण देखते हैं। मैंने मन ही मन सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, प्रतीक की जानकारी निकालो। स्थिति पैनल। नाम प्रतीक। जादुई शक्ति जल तत्व। जादूगर स्तर लेवल 1 सीमित। प्रतिभा मध्यम। रंग हल्का हरा। शक्ति 16, गति 15, सहन शक्ति 14, जीवन शक्ति 16, बुद्धिमत्ता 16, आत्मा शक्ति 15, संविधान 16, मन शक्ति 19, कोर स्थिति 26%। मंत्र 1, जल का बुलबुला 2।
जल का तीर। मानसिक प्रणाली जल प्रहार शैली उन्नत ग्रेड। उसके आंकड़े देखकर मुझे लगा कि रैंकिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जादूगरों के बीच केवल अंक का ही फर्क है। इस शक्ति के साथ प्रतीक मुझसे लड़ने में काफ़ी सक्षम है। वह भी उन्नत ग्रेड प्रणाली का अभ्यास कर रहा था। मेरे मन में उत्सुकता जागी कि सबके पास यह उन्नत प्रणाली क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष जादूगरों के पास निश्चित रूप से कुछ असाधारण मानसिक प्रणालियां होंगी। मैंने अगले व्यक्ति की ओर देखा। सिस्टम, हरीश का विवरण निकालो। स्थिति पैनल। नाम, हरीश। जादुई शक्ति, धुंध भ्रम। जादूगर स्तर, लेवल 1 सीमित। प्रतिभा, मध्यम। रंग, हल्का हरा। शक्ति 15, गति 14, सहन शक्ति 16। जीवन शक्ति 14, बुद्धिमत्ता 12, आत्मा शक्ति 16। संविधान 14, मन शक्ति 16, कोर स्थिति 26%। मंत्र 1, कोहरे की धुंध 2, गुप्त श्वास। मानसिक प्रणाली, भ्रम बादल प्रणाली उन्नत ग्रेड। उसकी जादुई शक्ति देखकर मैं हैरान रह गया। भ्रम अलूजन। ये पहली बार था जब मैंने किसी को इस क्षमता के साथ देखा था। वह लड़ाकू जादूगर से ज़्यादा सहायक जादूगर ऑक्सिलरी विज़र्ड लग रहा था। ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। मंच पर लड़ाई जारी थी। लखन शांत था और लक्ष्य की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। परिक्रमा करते दिल। लाल शहर के पुलिस मुख्यालय में आपातकालीन क्लिनिक के बाहर बने प्रतीक्षा क्षेत्र में जतिन और पल्लवी बैठे थे। अमन और लतिका फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में गए थे। वे अपना ज़्यादातर समय यहीं क्लिनिक के बाहर कप्तान तेजस की निगरानी में बिता रहे थे। पल्लवी ने चिंता जताते हुए कहा, यहाँ बैठकर अपने कप्तान की स्थिति को देखना बहुत परेशान करने वाला है। वे दोनों सहायक चिकित्सक उनकी हालत के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। जतिन ने धीमी आवाज़ में ठंडी सांस भरते हुए उत्तर दिया, अगर हमें कोई मिशन मिल जाए तो अच्छा होगा। ये हमारा ध्यान भटकाएगा। जैसा तुमने कहा, यहाँ बैठकर उन्हें ऐसे देखना वाकई बहुत दर्दनाक है। पल्लवी ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, हमारे लिए मिशन पर जाना मुश्किल है। हम केवल 2 सहायक जादूगर हैं। जतिन को एहसास हुआ कि वह सही कह रही थी। अन्य जादूगरों के विपरीत वे अकेले मिशन पर नहीं जा सकते थे। तभी पल्लवी ने जतिन की ओर मुड़कर पूछा, हे, तुम्हें क्या लगता है, वे दोनों सहायक चिकित्सक क्लिनिक से कब बाहर आएंगे? जतिन समझ गया कि वह फिर से उन्हें परेशान करने की सोच रही है। उसने शांत स्वर में कहा, तुम उन्हें फिर से परेशान मत करो। हम इस बारे में अपने उपकप्तान अमन से बात कर सकते हैं। उसी समय अमन उनकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। कदमों की आहट सुनकर जतिन ने सिर उठाकर देखा और पुकारा, उपकप्तान। दोनों उठकर उनकी ओर चल दिए। अमन ने उन्हें देखकर अपने कदम रोक लिए। जतिन ने पूछा, उपकप्तान, क्या आप मिहिर सर से कप्तान की स्थिति के बारे में नहीं पूछ सकते? अचानक पूछे गए इस सवाल से अमन हैरान रह गए। उन्होंने जतिन और पल्लवी की ओर देखते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि तुम लोगों ने फिर से उन दोनों सहायक चिकित्सकों को परेशान किया है। उन्होंने पहले ही उन्हें मना किया था, क्योंकि मिहिर को ये बात पसंद नहीं थी। अमन की बात सुनकर जतिन ने पल्लवी की ओर देखा, जिसने तुरंत अपनी नज़रें चुरा लीं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर अमन ने बेबसी में अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं मिहिर से पूछ लूँगा। बस लतिका के वापस आने का इंतज़ार करो। हम एक टीम के रूप में जाएंगे। 1 घंटे बाद विभाग प्रमुख विमल के केबिन में विमल काफ़ी सोच विचार के बाद बेलब्रुक शहर जाकर जांच करने का मन बना चुके थे। उन्हें गुप्त सूचना की प्रामाणिकता पर संदेह था, इसलिए वे बिना पुष्टि किए सहायता नहीं मांगना चाहते थे। सूचना के अनुसार वह स्थान जहर खंजर गिरोह पॉइजन डैगर ऑर्गेनाइजेशन की एक गुप्त नई शाखा थी। एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वे अकेले ही कुछ लेवल 4 के जादूगरों को संभालने में सक्षम थे। विमल ने बुदबुदाया, अगर गिरोह के तीनों स्तंभ भी मेरे सामने आ जाएं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनके मन में उस बुरे संगठन के प्रति गहरी नफरत थी। तभी उनके केबिन में एक नोटिफिकेशन बजा। ये देखकर वे हैरान रह गए कि इस समय कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा और उनकी आंखों में चमक आ गई। ये बच्चे यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने सोचा।
वे बच्चे और कोई नहीं बल्कि कप्तान तेजस की टीम के सदस्य थे। अमन, लतिका, पल्लवी और जतिन बाहर चिंता में खड़े थे। विमल ने बटन दबाया और दरवाज़ा खुल गया। चारों अंदर आए। विमल ने उनका पीला पड़ा चेहरा देखकर पूछा, छोटे साथियों, क्या हुआ? क्या वह ठीक है? विमल ने सबको गौर से देखा। उन्हें लगा कि सब सामान्य है, क्योंकि अगर कोई आपात स्थिति होती तो मिहिर सबसे पहले उन्हें सूचित करते। जतिन ने विमल की भारी आवाज़ सुनी, जो पहली बार इतनी शक्तिशाली लग रही थी। वह कुछ बोल नहीं पाया। पल्लवी और लतिका ने उप कप्तान अमन की ओर देखा। अमन ने सांस ली और कहा, विभाग प्रमुख, हमने मिहिर सर से कप्तान तेजस की स्थिति के बारे में सुना है। हम उनके जहर का इलाज खोजने की अनुमति मांगने आए हैं। विमल को उनकी हिम्मत देखकर खुशी हुई। उन्होंने पिछली रिपोर्ट पढ़ी थी और जानते थे कि पिछली बार उनके लिए जीवित बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि उनकी स्थिति बिगड़ रही है। बिना इलाज के उन्हें बचाना असंभव है और मुझे ये भी नहीं पता कि वह इलाज मौजूद है भी या नहीं। ये सुनकर उन चारों का मनोबल थोड़ा कम हो गया। विमल ने उनके चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खैर, समय बर्बाद करने के बजाय कम से कम कोशिश तो की जा सकती है। उनके शब्दों ने उनमें उम्मीद जगा दी। विमल ने आगे कहा, मुझे जहर खंजर गिरोह के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। मैंने सुना है कि बेलब्रुक शहर में कुछ हलचल हुई है। मैं रात में वहां जाने की योजना बना रहा हूं। अगर तुम चारों चाहो तो एक टीम के रूप में जांच के लिए जा सकते हो। अमन का चेहरा खिल उठा, धन्यवाद विभाग प्रमुख। लतिका और बाकी सबने भी उनका शुक्रिया अदा किया। विमल ने आगे कहा, ठीक है, मैंने अभी एक बात सोची। तुम्हारी टीम का कोई कप्तान नहीं है, यानी कोई लेवल 4 का जादूगर नहीं है। अमन ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि नियम के अनुसार ऐसे मिशनों के लिए लेवल 4 के नेतृत्व की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब उन्हें लीलाधर जैसे लेवल 4 के जादूगर की जांच करनी हो। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि मुख्यालय का हर लेवल 4 जादूगर अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था। अमन ने बेबसी में अपनी टीम की ओर देखा। पुलिस मुख्यालय, लाल शहर के कार्यालय में विभाग प्रमुख विमल ने टीम का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति के बारे में सोच लिया था। लेकिन टीम के सदस्यों को बताने से पहले उन्हें कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थीं। अन्य लेवल 4 जादूगरों को मिशन के लिए भेजना इतना आसान नहीं था। संस्था के अंदर पहले से ही कई जांच और कठिन मिशन चल रहे थे, इसलिए कुशल जादूगरों की भारी मांग थी। विमल ने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगर संभव नहीं हुआ तो मुझे टीम में कुछ लेवल 3 के जादूगरों को शामिल करना होगा। विमल ने अपनी चिंता को एक तरफ रखा और बाहर निकल रहे टीम के सदस्यों से कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो और मिशन की तैयारी करो। मैं तुम्हें कुछ घंटों में बुलाऊंगा। तब तक, अगर कोई अधूरा काम है तो उसे पूरा कर लो। उप कप्तान अमन ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि एक नए लेवल 4 जादूगर को कप्तान के रूप में नियुक्त करना आसान नहीं होगा। अमन ने कहा, धन्यवाद विभाग प्रमुख। फिर वह अपनी टीम के साथ केबिन से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। जतिन ने राहत की लंबी सांस ली। पल्लवी ने अपने पसीने से भीगे हाथों को रुमाल से पोंछा। लतिका ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, विभाग प्रमुख वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। उसकी आंखों में एक उच्च जादूगर बनने की ललक थी। इस मुलाकात ने उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया था। अमन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उन्हें पूरे समय ऐसा लगा जैसे वे किसी भारी दबाव के नीचे हों। अमन ने अपनी टीम को देखकर कहा, चलो, आखिरकार हम कप्तान की स्थिति के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। सबकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। पल्लवी ने कहा, बहुत बढ़िया। जतिन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने कहा, विभाग प्रमुख की मौजूदगी में मिशन में कोई समस्या नहीं आएगी। उसने लेवल 4 के जादूगर लीलाधर के निशान देखे थे और वह जानता था कि वह व्यक्ति वास्तव में कितना खतरनाक है। लेकिन उसे भरोसा था कि अगर विभाग प्रमुख व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। उधर, विभाग प्रमुख के केबिन में विमल ने अपनी घड़ी के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश की।
उन्होंने अपने विभाग के दूसरे प्रमुख जादूगर करण से इस मामले पर बात करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उनके विभाग के सभी लेवल 4 जादूगर पहले ही किसी न किसी मिशन पर जा चुके थे। कुछ मिनट बाद विमल गुस्से में चिल्लाए, धत तेरे की करण। विमल पूरी तरह से क्रोधित थे। करण ने जानबूझकर अपने अधीन काम करने वाले लेवल 4 के जादूगरों की उपलब्धता को छुपाया था। करण ने एक ऐसे जादूगर को नया मिशन दे दिया था जिसकी जरूरत विमल को थी। विमल को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके साथी जानबूझकर चीजें मुश्किल बना रहे थे। वे डरते थे कि अगर वे अपने जूनियर को मिशन पर भेजेंगे तो वे किसी आत्मघाती मिशन में फंस जाएंगे। विमल ने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाए, सब कुछ सामान्य होने दो, फिर मैं उन्हें बताऊंगा। कायरों का समूह, ऐसा करके वे न केवल सरकार को कमजोर कर रहे हैं बल्कि अपराधियों को और बढ़ावा दे रहे हैं। अब उनकी टीम में लेवल 4 जादूगर को नियुक्त करने की योजना विफल हो गई थी। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, उच्च पुरस्कार के साथ एक आपातकालीन मिशन की घोषणा करना। विमल ने मेज की दराज से एक तांबे के रंग वाला स्क्रॉल निकाला। उन्होंने अपनी जादुई कलम उठाई और मिशन का विवरण लिखा। उन्होंने जानबूझकर जहर खंजर गिरोह और लीलाधर का नाम नहीं लिखा। उन्होंने लिखा, जांच विभाग की टीम को एक आपातकालीन मिशन के लिए कुछ लेवल 3 जादूगरों की आवश्यकता है। पुरस्कार 60% शुद्धता वाले 10 ग्रेड 3 फायर क्रिस्टल रत्न। विमल ने शहर का नाम भी नहीं लिखा क्योंकि मिशन गुमनाम सूचना पर आधारित था। उन्होंने सोचा कि सब कुछ छोटी बैठक के दौरान ही बताना बेहतर होगा। उन्होंने विभाग की मुहर लगाकर स्क्रॉल को जादुई घेरे के केंद्र में रखा। अगले ही पल स्क्रॉल गायब हो गया। विमल ने बुदबुदाया, देखते हैं कौन ये काम उठाता है। 60% शुद्धता वाले ग्रेड 3 फायर क्रिस्टल रत्न सस्ते नहीं होते। इमारत के दूसरे तल पर स्थित मिशन हॉल में जैसे ही विमल ने मिशन जारी किया, वह तुरंत स्क्रीन पर अपडेट हो गया। यह आपातकालीन मिशन श्रेणी में प्रदर्शित हुआ। मिशन हॉल बहुत बड़ा नहीं था। जादूगर यहां आकर अपनी आईडी रजिस्टर करके मिशन चुन सकते थे। अभी हॉल में बहुत कम लोग थे। तभी एक महिला जादूगर एवा हॉल में दाखिल हुई। उसे देखते ही बाकी लोग शांत हो गए। एवा ने उनकी उपेक्षा करते हुए सीधे आपातकालीन अनुभाग की ओर रुख किया। उसने स्क्रीन पर देखा और हाल ही में अपडेट हुए अनुभाग पर नजर डाली। एक छोटी सी चमक उसकी आंखों में आई। उसने उसे छुआ और मिशन का विवरण पढ़ा। विवरण थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन इनाम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अविश्वास के साथ कहा, 10 फायर क्रिस्टल रत्नों का बैग। उसने शुद्धता की मात्रा देखी, जिसने उसे हैरान कर दिया। यह एक बहुत बड़ा इनाम था। ट्रॉफी। पुलिस मुख्यालय लाल शहर के कार्यालय में विभाग प्रमुख विमल ने टीम का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति के बारे में सोच तो लिया था, लेकिन उन्हें टीम के सदस्यों को बताने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी थीं। अन्य लेवल 4 जादूगरों को मिशन के लिए हटाना इतना आसान नहीं था। संस्था के अंदर पहले से ही कई जांच और कठिन मिशन चल रहे थे, जिसके कारण कुशल जादूगरों की भारी मांग थी। विमल ने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगर संभव नहीं हुआ तो मुझे टीम में कुछ लेवल 3 के जादूगरों को शामिल करना होगा। उन्होंने टीम के सदस्यों की ओर देखकर कहा, ठीक है, तुम लोग यहां से जा सकते हो और मिशन की तैयारी करो। मैं तुम्हें कुछ घंटों में बुलाऊंगा। तब तक अगर कोई अधूरा काम है तो उसे पूरा कर लो। उपकप्तान अमन ने सहमति में सिर हिलाया। वे जानते थे कि एक नए लेवल 4 जादूगर को कप्तान के रूप में नियुक्त करना आसान नहीं होगा। अमन ने कहा, धन्यवाद विभाग प्रमुख। फिर वह अपनी टीम के साथ केबिन से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। जतिन ने राहत की लंबी सांस ली। पल्लवी ने अपने पसीने से भीगे हाथों को रुमाल से पोंछा। लतिका ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, विभाग प्रमुख वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। उसकी आंखों में एक उच्च जादूगर बनने की ललक थी। इस मुलाकात ने उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया था। अमन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उन्हें पूरे समय ऐसा लगा जैसे वे किसी भारी दबाव के नीचे हों। अमन ने अपनी टीम को देखकर कहा, चलो आखिरकार हम कप्तान की स्थिति के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं।
सबकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। पल्लवी ने उत्साह के साथ कहा, बहुत बढ़िया। जतिन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने कहा, विभाग प्रमुख की मौजूदगी में मिशन में कोई समस्या नहीं आएगी। उसने लेवल 4 के जादूगर लीलाधर के निशान देखे थे और वह जानता था कि वह व्यक्ति वास्तव में कितना खतरनाक है। लेकिन उसे भरोसा था कि अगर विभाग प्रमुख व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। लतिका ने भी सिर हिलाया और पूछा, पता नहीं हमारा लीडर कौन होगा। उधर विभाग प्रमुख के केबिन में विमल ने अपनी घड़ी के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने अपने विभाग के दूसरे प्रमुख जादूगर करण से इस मामले पर बात करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उनके विभाग के सभी लेवल 4 जादूगर पहले ही किसी न किसी मिशन पर जा चुके थे। कुछ मिनट बाद विमल गुस्से में चिल्लाए, धत तेरे की करण। विमल पूरी तरह से क्रोधित थे। करण ने जानबूझकर अपने अधीन काम करने वाले लेवल 4 के जादूगरों की उपलब्धता को छुपाया था। करण ने एक ऐसे जादूगर को नया मिशन दे दिया था जिसकी जरूरत विमल को थी। विमल को यह समझने में देर नहीं लगी कि उनके साथी जानबूझकर चीजें मुश्किल बना रहे थे। वे डरते थे कि अगर वे अपने जूनियर को मिशन पर भेजेंगे तो वे किसी आत्मघाती मिशन में फंस जाएंगे। विमल ने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाए, सब कुछ सामान्य होने दो, फिर मैं उन्हें बताऊंगा। कायरों का समूह, ऐसा करके वे न केवल सरकार को कमजोर कर रहे हैं बल्कि अपराधियों को और बढ़ावा दे रहे हैं। अब उनकी टीम में लेवल 4 जादूगर को नियुक्त करने की योजना विफल हो गई थी। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा था, उच्च पुरस्कार के साथ एक आपातकालीन मिशन की घोषणा करना। विमल ने मेज की दराज से एक तांबे के रंग वाला स्क्रॉल निकाला। उन्होंने अपनी जादुई कलम उठाई और मिशन का विवरण लिखा। उन्होंने जानबूझकर जहर खंजर गिरोह और लीलाधर का नाम नहीं लिखा। उन्होंने लिखा, जांच विभाग की टीम को एक आपातकालीन मिशन के लिए कुछ लेवल 3 जादूगरों की आवश्यकता है। पुरस्कार 60% शुद्धता वाले 10 ग्रेड 3 फायर क्रिस्टल रत्न। विमल ने शहर का नाम भी नहीं लिखा क्योंकि मिशन गुमनाम सूचना पर आधारित था। उन्होंने सोचा कि सब कुछ छोटी बैठक के दौरान ही बताना बेहतर होगा। उन्होंने विभाग की मुहर लगाकर स्क्रॉल को जादुई घेरे के केंद्र में रखा। अगले ही पल स्क्रॉल गायब हो गया। विमल ने बुदबुदाया, देखते हैं कौन ये काम उठाता है। 60% शुद्धता वाले ग्रेड 3 फायर क्रिस्टल रत्न सस्ते नहीं होते। इमारत के दूसरे तल पर स्थित मिशन हॉल में जैसे ही विमल ने मिशन जारी किया, वह तुरंत स्क्रीन पर अपडेट हो गया। यह आपातकालीन मिशन श्रेणी में प्रदर्शित हुआ। मिशन हॉल बहुत बड़ा नहीं था और वहां जादूगर अपनी आईडी रजिस्टर करके मिशन चुन सकते थे। अभी हॉल में बहुत कम लोग थे। तभी एक महिला जादूगर एवा हॉल में दाखिल हुई। एवा ने बाकी लोगों की उपेक्षा करते हुए सीधे आपातकालीन अनुभाग की ओर रुख किया। उसने स्क्रीन पर देखा और हाल ही में अपडेट हुए अनुभाग पर नजर डाली। एक छोटी सी चमक उसकी आंखों में आई क्योंकि कुछ मिनट पहले यह अपडेट नहीं था। उसने उसे छुआ और मिशन का विवरण पढ़ा। विवरण थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन इनाम देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अविश्वास के साथ कहा, 10 फायर क्रिस्टल रत्नों का बैग। उसने शुद्धता की मात्रा देखी जिसने उसे हैरान कर दिया। चेरी ब्लॉसम। लाल शहर के पुलिस मुख्यालय में एवा मिशन की स्क्रीन देखकर हैरान थी। उसने बुदबुदाया, ये कैसा रहस्यमयी मिशन है। उसने बिना समय गंवाए मिशन चुन लिया और तुरंत अपनी आईडी रजिस्टर कर दी। मिशन अभी भी सक्रिय था, जिसका मतलब था कि अभी और लोगों की जरूरत थी। एवा ने अपने उन दोस्तों से संपर्क किया जो अक्सर स्वतंत्र मिशनों पर काम करना चाहते थे। जब उसने मिशन के भारी इनाम के बारे में बताया तो कोई भी पीछे नहीं हटा। कुछ ही मिनटों में 3 लोग मिशन हॉल में आए। उनकी नज़रें सीधे एवा पर टिकी थीं। ये तीनों बेला, शैली और नलिन थे। एवा उन्हें देखकर मुस्कुराई, वे काफ़ी तेज थे। एवा ने कहा, यहाँ आओ और अपनी आईडी रजिस्टर करो। उसने बाकी दोनों को भी पंजीकरण करने का इशारा किया। बेला एक आई विजार्ड थी जिसकी उम्र मध्यम थी। शैली एक मेटालिक विंग विजार्ड थी और नलिन टीम का अकेला पुरुष सदस्य था जो एक आयरन स्वॉर्ड विजार्ड था। एवा खुद एक पेन विजार्ड थी। चारों एक ही विभाग से थे।
जब सबने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया तो स्क्रीन से मिशन का विवरण हट गया। मिशन केवल 4 लोगों के लिए था और यह टीम पूरी हो गई थी। नलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, इवा, हमें ये बताने के लिए शुक्रिया, वरना हम इतना बड़ा इनाम गंवा देते। उसे उम्मीद थी कि इनाम से मिलने वाले संसाधनों से उसे अपनी अगली शक्ति के स्तर को हासिल करने में मदद मिलेगी। इवा ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। उसने उन्हें यूं ही नहीं चुना था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। उसके पास टीम का संतुलन एकदम सटीक था। उसे यकीन था कि यह टीम मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेगी। बेला ने पूछा, इवा, मिशन की जानकारी इतनी अस्पष्ट क्यों है? इवा ने जवाब दिया, मुझे लगता है मिशन से पहले कोई हमसे संपर्क करेगा। अभी ज्यादा मत सोचो। उसे पता था कि यह आपातकालीन मिशन गुप्त है, इसलिए जानकारी छिपाना स्वाभाविक था। शैली ने कहा, ठीक है, हम अपने कार्यालय वापस चलते हैं और संदेश का इंतजार करते हैं। उसी समय विभाग प्रमुख विमल के केबिन में विमल अपने कागजों को व्यवस्थित कर रहे थे। उन्हें एक नोटिफिकेशन मिला कि मिशन स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें ये देखकर राहत मिली कि इवा जैसी कुशल जादूगर ने ये काम लिया है। उन्होंने तुरंत एक संदेश भेजा जिसमें दोनों टीमों, इवा की टीम और कप्तान तेजस की टीम को 15 मिनट बाद उनके केबिन में इकट्ठा होने का आदेश दिया। विमल ने सोचा, प्रत्येक टीम में 4 सदस्य हैं। बेलब्रुक शहर के संदिग्ध ठिकानों की जांच के लिए ये 2 टीमें काफ़ी होंगी। कुछ समय बाद इवा अपनी टीम के साथ विमल के केबिन की ओर बढ़ी। नलिन अविश्वास में बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आपातकालीन मिशन खुद विभाग प्रमुख ने जारी किया है। इवा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह गंभीर थी। उसे आशंका थी कि मिशन का संबंध लीलाधर से हो सकता है। केबिन का दरवाज़ा खुला और इवा अपनी टीम के साथ अंदर गई। अंदर विमल ने कुछ और कुर्सियां लगवा दी थीं। चारों ने झुककर विमल का अभिवादन किया। विमल ने संतुष्ट मुस्कान के साथ बैठने का इशारा किया। विमल ने कहा, तुम लोग समय से पहले आ गए, यह अच्छा है। तुम्हारे अलावा एक और टीम भी इस मिशन पर जा रही है। उनके आने के बाद मैं तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा। ये सुनकर इवा और उसकी टीम हैरान रह गई। बेला को याद आया कि जैसे ही उनकी टीम ने रजिस्टर किया, मिशन स्क्रीन से हट गया था। तो दूसरी टीम कौन सी थी? इवा के मन में शक गहराने लगा। उसे यकीन था कि यह कप्तान तेजस की टीम है। अब उसे बस उनके आने का इंतजार था। जश्न ताराद्वार हाई स्कूल के युद्ध प्रशिक्षण कक्ष में युद्ध चल रहा था। 1 घंटे बाद भी लक्ष्य हार मानने को तैयार नहीं था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह लगातार वायु प्रहार मंत्र का इस्तेमाल करता रहा तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और लखन को उसे हराने का मौका मिल जाएगा। ये समझ आते ही उसने अपनी उड़ान की शक्ति का उपयोग करके लखन से दूरी बना ली। लक्ष्य के इस अचानक बदले हुए कदम ने लखन को हैरान कर दिया। लखन ने मन ही मन सोचा, क्या उसे इतनी जल्दी पता चल गया? उसे बुरा लगा क्योंकि वह चाहता था कि लक्ष्य अपनी ऊर्जा पूरी तरह खत्म कर दे ताकि जीत आसान हो जाए। लखन ने लक्ष्य के शांत चेहरे को देखकर समझा कि लक्ष्य उसकी रणनीति समझ चुका है। मंच के बाहर खड़े लोग भी अब लखन की रणनीति को भांप चुके थे। फरहान ने घृणा से कहा, क्या घटिया चाल है। युद्ध प्रशिक्षक फ्रीमन नवल ने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। वे अपने छात्रों की तरह संकीर्ण सोच वाले नहीं थे, वे लखन की उलझन समझ सकते थे। उन्होंने सोचा, ऐसा लगता है कि यह लड़का अपनी शक्ति सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाना चाहता। वे जानते थे कि लखन अभी बच्चा है और भविष्य में उसे समझ आ जाएगा कि दुनिया में कोई भी शक्ति बेकार नहीं होती, सब जादूगर के उपयोग पर निर्भर करता है। मंच पर लक्ष्य ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सोचा कि लखन उसे मूर्ख समझ रहा है, लेकिन उसने आखिरी समय में समझदारी दिखाई। लक्ष्य को गुस्सा आ गया था क्योंकि उसके मंत्र लखन को छू भी नहीं पा रहे थे। उसने इस बार उड़ान की शक्ति का उपयोग करने के बजाय सीधे आगे बढ़कर लखन से आमने सामने लड़ने का फैसला किया। लखन हैरान था क्योंकि लक्ष्य की पूरी रणनीति अब उसकी शारीरिक शक्ति पर टिकी थी। उसे लगा कि लखन का जादू केवल गैस वाला है, इसलिए दूर से हमला करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तेजी से लखन के करीब पहुंचा और एक जोरदार मुक्का जड़ा।
लखन ने सोचा कि उसका शरीर शारीरिक शक्ति वाले जादूगरों जैसा ही मजबूत है, क्योंकि वह पहले भी ऋचा की चोट झेल चुका था। जब दोनों की मुट्ठियां आपस में टकराईं, तो एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। लखन चट्टान की तरह वहीं खड़ा रहा, जबकि लक्ष्य पीछे हट गया। लक्ष्य ने हैरानी में चिल्लाया, नामुमकिन। उसे लगा था कि लखन का शरीर चकनाचूर हो जाएगा, पर परिणाम उल्टा था। लखन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, उम्मीद के मुताबिक मेरा शरीर मजबूत है। अब लखन का आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसने गरुड़ की ओर देखते हुए सोचा, गरुड़ भाई, मैं ये मुकाबला वैसे ही जीतूंगा जैसे आपने जीता था। लखन ने अपनी तेजी दिखाई और लक्ष्य की ओर दौड़ा। लक्ष्य ने घबराकर फिर से वायु प्रहार का मंत्र पढ़ा। लखन ने बड़ी मुश्किल से उन तीखे प्रहारों से खुद को बचाया। अब लड़ाई का पासा पलट चुका था। लखन आक्रामक था और लक्ष्य रक्षात्मक। मंच के बाहर गरुड़ ने मुस्कुराते हुए देखा। लखन की शारीरिक शक्ति असामान्य रूप से बढ़ गई थी, शायद जागृति के बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव हुए थे। गरुड़ ने महसूस किया कि लखन का शरीर अब नए भौतिक जादूगरों को चुनौती देने में सक्षम है। लखन ने अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी खर्च नहीं की थी, वह या तो लक्ष्य को पटक कर या उसे थकाकर हराने वाला था। गरुड़ को बस इस बात का अफसोस था कि कोई भी लखन की असली जादुई शक्ति नहीं देख पाएगा। उधर पुलिस मुख्यालय के प्रतीक्षा क्षेत्र में उप कप्तान अमन ने अपनी टीम के सदस्यों लतिका, जतिन और पल्लवी से कहा, सब लोग, मीटिंग का समय हो गया है। चलो। टीम के सभी सदस्य अमन के साथ विभाग प्रमुख विमल के केबिन की ओर बढ़े। उन्हें लग रहा था कि यह मिशन बड़ा है, क्योंकि विभाग प्रमुख ने खुद इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। जब वे पहुंचे तो दरवाज़ा पहले ही खुला था। अंदर जाकर उन्हें जो दिखा, उससे वे सब हैरान रह गए। वहां उनकी टीम के अलावा इवा और उसकी टीम भी मौजूद थी। इवा का चेहरा देखकर लगा कि उसकी आशंका सच हो गई थी। यह आपातकालीन मिशन कप्तान तेजस के पिछले मिशन से संबंधित था, यानी यह सीधे तौर पर लीलाधर से जुड़ा था। इवा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। विमल ने सबका स्वागत किया और बैठने का इशारा किया। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैंने तुम आठों को एक ही मिशन के लिए बुलाया है। यह एक विशेष खोज मिशन है। तुम्हें भगोड़े जादूगरों के निशान ढूंढने हैं और यदि संभव हो तो उनके गुप्त ठिकानों का पता लगाना है। विमल ने आगे कहा, मैं यहाँ आम अपराधियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम जहर खंजर गिरोह के जादूगरों का पीछा करने जा रहे हो। उनकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि यह मिशन कितना खतरनाक होने वाला था। चेरी ब्लॉसम, तारा द्वार हाई स्कूल, लाल शहर। हर कोई लखन को कोस रहा था। वह लक्ष्य को हराने में ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रहा था। अगर वह अपनी जादुई गैस वाली शक्ति का इस्तेमाल करता तो लड़ाई कब की खत्म हो गई होती। मैंने लक्ष्य की स्थिति जांची। सिस्टम के अनुसार उसकी ऊर्जा खत्म होने वाली थी। कुछ ही सेकंड में लखन उसे हराने वाला था। मुझे एक अहम बात का एहसास हुआ। पहले मुझे लगा था कि युद्ध प्रशिक्षण कक्ष का चांदी का सुरक्षा घेरा सिस्टम को स्कैन करने से रोकेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सिस्टम ने बिना किसी बाधा के काम किया। दिन ब दिन मुझे इस सिस्टम की क्षमता समझ आ रही थी। अब मैं समझ गया था कि सिस्टम सिर्फ प्रतिभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि दुश्मन की ऊर्जा और स्थिति पर नज़र रखने के लिए भी बेहद कारगर है। अगर सही तरीके से योजना बनाई जाए तो मैं पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। युद्ध प्रशिक्षण कक्ष में लक्ष्य की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लखन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए लक्ष्य की छाती पर एक जोरदार मुक्का मारा। एक धमक के साथ लक्ष्य पीछे जा गिरा। उसे काफी दर्द हो रहा था और वह उठने की स्थिति में नहीं था। लखन ने राहत की सांस ली। उसे लखन को हराने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा, लेकिन वह खुश था कि उसे अपनी जादुई गैस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। शिक्षक ने लखन को विजेता घोषित किया। लखन मेरे पास आया तो मैंने उसे मुस्कुराकर बधाई दी। लखन, तुमने सबको चौंका दिया। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, भाई, आपको तो मेरी ताकत पता ही है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे यकीन है अब तुम्हारे घर वाले तुम्हें वह खास मांस खाने से नहीं रोकेंगे। लखन ने गंभीरता से पूछा,
भाई, क्या आपको लगता है कि भविष्य में मेरे शरीर में और बदलाव आएंगे? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लखन। बस इंतज़ार करो और देखो। मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा होगा। लखन ने राहत की सांस ली। हम दोनों बात कर रहे थे, लेकिन बाकी छात्र लड़ाई करने से कतरा रहे थे। क्लास खत्म होने में आधा घंटा बचा था और कोई भी इतनी देर तक लड़ना नहीं चाहता था। केवल एक लड़का परेशान था, रैंक 5 पर काबिज मिट्टी का जादूगर जयंत। वह क्लास के शीर्ष जादूगरों में से था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत डरपोक था। उसका लक्ष्य फरहान को हराकर रैंक 4 हासिल करना था। जयंत ने रॉयल फोर्स हॉल नाम के अपने संगठन से मदद मांगी थी, जिन्होंने उसे एक अज्ञात वस्तु रेलिक दी थी। उनका दावा था कि यह मिट्टी के जादूगरों के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन हकीकत में वे खुद नहीं जानते थे कि वह क्या था। उन्होंने बस उसे जयंत को थमा दिया था ताकि वह उन पर निर्भर रहे। जयंत को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह अपने शक्तिशाली संगठन से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तभी मेरे मन में अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। होस्ट, पास ही एक 5 तत्व रत्न 5 एलिमेंटल जेम का पता चला है। यह एक सुपर रिलिक है। होस्ट, इस सुपर रिलिक का उपयोग अपनी प्रतिभा को एक स्तर बढ़ाने के लिए कर सकता है। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पिताजी कहते थे कि प्रतिभा को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन सिस्टम ने साबित कर दिया कि चमत्कार होते हैं। यह एक सुपर रिलिक था, जो आम रिलिक से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। मुझे तुरंत रिलिक की तलाश करनी थी। मैं समझ गया कि लखन का मुक्का मारने वाला वाकया सिर्फ एक शुरुआत थी। मुझे वह रिलिक हर हाल में चाहिए था। स्माइलिंग फेस, तारा द्वार हाई स्कूल, लाल शहर। युद्ध प्रशिक्षण कक्ष में हर कोई लखन को कोस रहा था। उसे लक्ष्य को हराने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। अगर वह अपनी वह अजीब शक्ति का इस्तेमाल करता, तो ये लड़ाई कब की खत्म हो गई होती। मैंने अपना सिर हिलाया और लक्ष्य की स्थिति पर गौर किया। सिस्टम के जरिए उसकी स्थिति जांचने पर मुझे पता चला कि उसकी ऊर्जा अब बहुत कम हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्य लखन के हाथों पस्त होने वाला था। मैंने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ एक ज़रूरी बात समझी। मुझे पहले लग रहा था कि चांदी का सुरक्षा घेरा सिस्टम की जांच में बाधा डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सिस्टम ने बिना किसी दिक्कत के अपना काम किया। दिन ब दिन मुझे सिस्टम की असली क्षमता का अंदाज़ा हो रहा था। केवल स्थिति पैनल से ही मैं बहुत कुछ कर सकता था। दुश्मन को जानने के अलावा मैं लड़ाई के दौरान रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता था, जहां जादूगरों की ऊर्जा क्षमता एक निर्णायक भूमिका निभाती है। मुझे पहले लगता था कि प्रतिभा बढ़ाने के अलावा सिस्टम का कोई खास इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अब समझ आया कि अपने प्रतिद्वंद्वी के बारे में जानकर मैं पर्दे के पीछे से बहुत कुछ रची सकता हूँ। अगर मैं सही योजना बना सकूं, तो यह मुझे ज़रूर मदद करेगा। लड़ाई के मंच पर लक्ष्य की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब वह हवा के मंत्रों का उपयोग नहीं कर पा रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए लखन ने उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा। धड़ाम! मुक्के की चोट से लक्ष्य एक टूटी पतंग की तरह पीछे उछला और सीधे जमीन पर जा गिरा। लक्ष्य को पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। लखन ने राहत की सांस ली। उसे लक्ष्य को हराने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा, लेकिन यह मेहनत रंग लाए, वरना उसे मजबूरन अपनी वह अजीब शक्ति का उपयोग करना पड़ता। लोगों की नज़रों को महसूस करते हुए लखन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, मुझे माफ़ करना दोस्तों, तुम लोग कभी मेरा जादू नहीं देख पाओगे। लड़ाई के अंत को देखकर प्रशिक्षक ने लखन को विजेता घोषित किया। लखन ने सुरक्षा घेरे से बाहर आकर मेरी ओर रुख किया। प्रशिक्षक ने लखन को एक अलग नज़र से देखा और घायल लक्ष्य को देखने के लिए सहायकों को इशारा किया। लखन को अपनी ओर आते देख मैंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लखन, तुमने सबको ज़बरदस्त झटका दिया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, आपको तो मेरी ताकत पता ही है। मैंने उसके कंधे थपथपाए और कहा, तुम्हारे परिवार में अब कोई तुम्हें वह जादुई मांस खाने से नहीं रोक पाएगा। लखन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पास आकर धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि भविष्य में मेरे शरीर में और बदलाव आएंगे? मैंने नफरत नहीं, बल्कि ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। बस इंतज़ार करो और देखो।
मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा होगा। लखन ने चैन की सांस ली। हम दोनों बात कर रहे थे, लेकिन तभी क्लास में एक और घटना हुई। बाकी लोग समय की कमी के कारण चुनौती देने से कतरा रहे थे। क्लास खत्म होने में बस आधा घंटा बचा था। तभी मेरी नज़रों के सामने से एक लड़का गुजरा। मैंने सिस्टम के जरिए उसे नहीं देखा था। वह कौन था? मैंने बुदबुदाया। तभी मुझे याद आया, लखन, क्या तुम्हें वह लड़का याद है जो अभी हमारे पास से गुजरा? लखन ने उसे पहचान लिया। हाँ, वह जयंत है। क्लास में 5वीं रैंक पर है, मिट्टी का जादूगर। जयंत, मुझे वह मिल गया। मैं उसके पास चलकर गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। लखन हैरान था, लेकिन वह भी मेरे पीछे आ गया। जयंत अभी अभी फरहान से दूर हटकर राहत की सांस ले रहा था। मैंने सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, जयंत की पूरी जानकारी निकालो। टारगेट का नाम जयंत। जादुई शक्ति मिट्टी तत्व। जादूगर स्तर लेवल 1 सीमित। प्रतिभा मध्यम। रंग विशिष्ट हरा। शक्ति 67, गति 69, सहन शक्ति 66, जीवन शक्ति 65। बुद्धिमत्ता 34, आत्मा शक्ति 32, संविधान 33। मन ऊर्जा 350 500, कोर स्थिति 70%। मंत्र 1, भूस्खलन 2, मिट्टी का बुलबुला। मानसिक प्रणाली मिट्टी हेरफेर पृथ्वी ग्रेड। मैंने उसके आंकड़े देखे और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये लड़का, ये सब तो दिखावा कर रहा था। उसका डरपोक स्वभाव सबको मूर्ख बना रहा था। उसकी प्रतिभा मुझसे एक स्तर ऊपर थी। उसके मंत्र भी बहुत शक्तिशाली थे। अगर वह 5वीं रैंक पर है, तो बाकी 4 कैसे होंगे? मुझे आज पहली बार अपनी कमजोरी महसूस हुई। मेरे मन में एक पक्का फैसला हुआ। अगर सीधे तरीके से नहीं, तो मैं टेढ़े रास्ते से सही, पर ये सुपर रिलिक हासिल करके रहूंगा। मुझे उसे मारने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। मैंने लखन को इशारा किया और हम वहां से हट गए। मुझे शक पैदा नहीं करना था। मैंने मन ही मन योजना बनाई। मेरे पास मारतंड का स्टोरेज ब्रेसलेट है। अगर उसमें कोई जहर मिल जाए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर नहीं, तो मुझे पुलिस मुख्यालय जाना होगा। मैं पुलिस हेडक्वार्टर जाकर लॉरेंस से मिलूंगा और उन पर मुझ पर हुए हमले के लिए मुआवजे के तौर पर जहर या कुछ घातक चीजें मांगूंगा। ये योजना कारगर साबित होगी। क्लास खत्म होने वाली थी। मैंने और लखन ने लंच की ओर कदम बढ़ाए। मुझे कल सुबह सबसे पहले पुलिस मुख्यालय जाना होगा।